About 50% people of the world are engaged in farming. 50% पीपल मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, उसके कम से कम 50% की यहाँ पर बात हो रही है। 50% जितने लोग जो हैं वो फार्मिंग में एंगेज्ड हैं, मीन्स फार्मिंग करते हैं। अ कंट्री इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारी कंट्री को एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब अप्रॉक्सीमेटली मतलब ये अप्रॉक्सी बताया जा रहा है, ठीक है। 2/3 पॉपुलेशन, ठीक है। 2/3 पार्ट जो है पॉपुलेशन का, कंट्री का जो 2/3 पार्ट है पॉपुलेशन का, वो स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। वो अभी भी स्टिल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। The prosperity of the country depends on the development of this occupation. This occupation means यहाँ पर एग्रीकल्चर की ही बात हो रही है ना। एग्रीकल्चर का अगर डेवलपमेंट होगा तो पूरी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी उसमें है। ओके, तो ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके डेवलपमेंट से कंट्री की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, कंट्री जो है हमारी वो समृद्ध बनेगी। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग क्रॉप्स जो है वो ग्रो होते हैं। सम ऑफ देम आर फूड क्रॉप्स एंड सम आर कैश क्रॉप्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। कैश क्रॉप्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है ना। ऐसी क्रॉप्स जिनको कमर्शियल के लिए कमर्शियल पर्पसेस के लिए ग्रो किया जाता है, इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, तो जो फूड क्रॉप्स हैं उनको भी ग्रो किया जाता है और कैश क्रॉप्स को भी इंडस्ट्रीज के लिए ग्रो किया जाता है। द इंडियन इकोनॉमी इज़ मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो पूरा जो इंडियन इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। फार्मिंग इंक्लूड्स सीरियल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो फार्मिंग में ये सब इंक्लूड होता है। जैसे सीरियल्स हैं उनकी फार्मिंग होती है, ऑयल सीड्स की होती है, पल्सेस की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फ्लोरिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फ्लोरिकल्चर मीन्स फूलों की खेती होती है। ओके, एंड एनिमल हस्बेंड्री दैट वी ऑल नो अबाउट इट। एनिमल हस्बेंड्री मतलब यहाँ पर पशुपालन की बात हो रही है। फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर। फार्मिंग को भी एग्रीकल्चर ही कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए सॉइल का, वाटर का और क्लाइमेट का टोपोग्राफी मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट आपको करना है। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, सूटेबल कंडीशंस में होगा, तो क्या होगा कि अच्छे से जर्मिनेशन वगैरह हो पाएगा, है ना। As you can see in the map, agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for growing of crops exist. जैसे अभी हमने देखा ना, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट, ऑल दीज फैक्टर्स आर नेसेसरी, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि मैप में आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो भी हमको करनी होती हैं वो ऐसे रीजन्स में की जाती है, वर्ल्ड के ऐसे रीजन्स में, ऐसे एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर ये सारे सूटेबल फैक्टर्स अवेलेबल हों। किसके लिए सूटेबल फैक्टर्स हैं ये? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो भी सूटेबल फैक्टर्स होते हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। यू कैन सी हियर, ये सारे लिखा है ना, वर्ल्ड अरेबल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है यहाँ पर, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया, सब दिख रहा है आपको? ओके, नाउ फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी सीन एज अ सिस्टम। तो एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है, उसे हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। तो अगर इसे सिस्टम की तरह अगर हम देखें तो इसमें इनपुट्स क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, क्योंकि सीड्स हम इनपुट करेंगे उसके बाद ही तो उसका जर्मिनेशन होगा और हमें प्लांट मिलेगा। फर्टिलाइजर्स हमें इनपुट करने पड़ते हैं, मशीनरीज होती हैं, ठीक है ना, फार्मिंग के लिए मशीनरीज भी चाहिए रहती है, एंड लेबर
लेबर भी नेसेसरी है. ओके, सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम आर प्लाउइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. अब सिस्टम की तरह अगर हम देखें तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ठीक है, बिल्कुल कंप्यूटर के सिस्टम की तरह यहाँ पर दिख रहा है कि पहले इनपुट करना पड़ता है. इनपुट में क्या क्या आ रहा है? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर. प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा काम करता है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग भी होती है. तो यहाँ पर क्या है, प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या होता है? प्लाउइंग है, सोइंग है, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में यहाँ पर सिस्टम के आउटपुट में माना जाएगा क्रॉप्स जो हमें मिलती हैं एज आउटपुट. वूल मिलता है, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. ओके, नाउ types of soil. The first one is alluvial soil. Alluvial soil is formed due to silt deposited by rivers. रिवर्स के थ्रू जो सिल्ट यानी ये भी क्ले ही है, सैंड ही है. ओके, ये जैसे ही डिपॉजिट होती है तो अलुवियल सॉइल इससे फॉर्म्ड होती है, मीन्स बनती है. जैसे रिवर्स में जैसे जैसे रिवर्स फ्लो करती है वैसे वैसे उसके अंदर जो भी क्ले उसके साथ नीचे जाता है, सैंड नीचे जाती है, तो क्या होता है उससे सॉइल फॉर्म होती है. उसको हम कहते हैं अलुवियल सॉइल. इट इज़ स्टिकी एंड डार्क इन कलर. ये बहुत चिपचिपी होती है और डार्क होती है कलर में. अलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन लार्ज एरियाज ऑफ द कंट्री. लार्ज एरियाज, कंट्री के लार्ज एरियाज में अलुवियल सॉइल जो है वो फाउंड यानी पाई जाती है. अलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन मोर देन 50% ऑफ द एरिया इन गुजरात. तो गुजरात के 50% एरिया में अलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है. द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो फर्टिलिटी इस सॉइल की, अलुवियल सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, मतलब डिफरेंट रहती है ना. एक प्लेस पे अगर फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो एक प्लेस पे कम भी हो सकती है. बट इन जनरल दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. बट इन जनरल ये सॉइल फर्टाइल तो होती ही है. पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एट्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल. तो इस सॉइल में क्या क्या ग्रो हो सकता है? पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, oil seeds, etc. Okay. Red soil. Red soil is found in areas with igneous and metamorphic rocks. तो रेड सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? उन एरियाज में जहाँ पर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है. ठीक है. ड्यू टू आयरन एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर द कलर ऑफ दिस सॉइल अपीयर्स रेड. अब आयन की वजह से और अलग अदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स के इसमें होते हैं उन सब की वजह से ये जो सॉइल है वो रेड दिखती है. ओके. गोइंग डीपर इट टर्न्स येलो. डीपर जाएंगे तो ये जो कलर में येलो दिखेगी. द सॉइल इज़ रिलेटिवली पोरस एंड फर्टाइल. पोरस मीन्स छेद वाली होती है और फर्टाइल भी होती है. इन दिस टाइप ऑफ सॉइल मिलेट, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लिंसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एट्सेट्रा आर कल्टिवेटेड. दिस टाइप मीन्स रेड सॉइल में इन सभी का कल्टिवेट किया जाता है. ओके. नाउ टर्न टू ब्लैक सॉइल. दिस सॉइल इज क्लेई एंड लूमी. मीन्स मिट्टी की और चिकनी मिट्टी की होती है ये सॉइल. ओके. द मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज़ वेरी हाई एंड व्हेन द मॉइस्चर ड्राइज फिशर्स और क्रैक्स अपीयर इन इट. तो ये जो सॉइल होती है कैसे होती है? इसकी मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ही हाई होती है. मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी मतलब ये जो लैंड है वो जल्दी मॉइस्चर स्टोर कर सकती है और ज़्यादा कर सकती है. और जब ये मॉइस्चर ड्राई हो जाता है तब क्या होता है? इसमें फिशर्स या क्रैक्स आ जाते हैं, दिखने लगते हैं. फिशर का मतलब भी दरारें वगैरह, क्रैक वगैरह ही होता है. ओके. दिस लैंड इज़ मोर सूटेबल फॉर कॉटन क्रॉप. और ऐसी जो लैंड होती है वो कॉटन क्रॉप के लिए बहुत ही सूटेबल है. दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम पॉपुलर एज द ब्लैक कॉटन सॉइल. और इसीलिए ही ये जो सॉइल है इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, पॉपुलर है. ओके. जैसे कि यहाँ पर कॉटन क्रॉप अच्छे से उगाई जा सकती है इसीलिए इसको
ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. दिस सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज रीगर. इन दिस टाइप ऑफ सॉइल cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco and pulses like urad are cultivated. तो इसमें क्या क्या कल्टिवेट किया जा सकता है इस सॉइल में? कॉटन, लिंसेड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड पल्सेस लाइक उड़द. ओके. Laterite soil. Due to excess rainfall, loamy soil is formed in areas of severe erosion. एक्सेस रेनफॉल, जहाँ पर एक्सेस रेनफॉल की वजह से लूमी सॉइल इज़ फॉर्म्ड. लूमी सॉइल यानी चिकनी मिट्टी जो है वैसी सॉइल फॉर्म होती है इन एरियाज ऑफ सेवियर इरोजन. इरोजन क्या है उससे पहले देख लेते हैं. इरोजन इज द एक्शन ऑफ सरफेस प्रोसेसेस दैट रिमूव्स सॉइल, रॉक और डिजॉल्व्ड मटीरियल फ्रॉम वन लोकेशन on the earth's crust and then transports it to another location where it is deposited. तो इरोजन क्या है? ये एक एक्शन है, सरफेस प्रोसेसेस का एक्शन है दैट रिमूव्स सॉइल, रॉक और डिजॉल्व्ड मटेरियल. जो क्या करता है? रिमूव करता है सॉइल को, रॉक को या फिर डिजॉल्व्ड मटेरियल. ठीक है, जो भी डिजॉल्व्ड मटेरियल है इन सब को वो रिमूव करता है. वन लोकेशन ऑन द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट की एक लोकेशन से उसे रिमूव करता है एंड देन ट्रांसपोर्ट्स इट टू अनदर लोकेशन वेयर इट इज़ डिपॉजिटेड, और उसे किसी दूसरी लोकेशन पे डिपॉजिट कर देता है. इरोजन मीन्स ये एक एक्शन है जो अर्थ सरफेस पर से रिमूव करता है सॉइल को, रॉक को या किसी भी डिजॉल्व मटेरियल को एक लोकेशन से, अर्थ के क्रस्ट की एक लोकेशन से उसे रिमूव करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करते हुए दूसरी लोकेशन पे डिपॉजिट कर देता है. तो एक्सेस रेनफॉल की वजह से जो लूमी सॉइल है वो फॉर्म होती है. ठीक है, उस एरिया में जहाँ पर इरोजन होता है. ठीक है. Due to excess rainfall, nutrients from the upper layer of the soil are eroded to the lower layer. क्या होता है अब? एक्सेस रेनफॉल की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल की अपर लेयर पे, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इरोडेड टू द लोअर लेयर, वो नीचे यानी लोअर लेयर में चले जाते हैं. ठीक है. इट्स रेड कलर इज़ ड्यू टू आयरन ऑक्साइड. ये जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ये जो सॉइल होती है वो रेड कलर की होती है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड की वजह से ये जो सॉइल है लैटेराइट सॉइल ये रेड हो जाती है, रेड दिखती है. इन सम प्लेसेस द लैंड बिकम्स अनकल्टिवेबल व्हेन इट्स अपर सरफेस ड्राइज अप एंड हार्डन्स. इन सम प्लेसेस यानी कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, ये जो लैंड है ये अनकल्टिवेबल बन जाती है जब इसकी अपर सरफेस जो है वो ड्राई हो जाती है और हार्डन हो जाती है. तब क्या होता है, ये अनकल्टिवेबल बन जाती है. द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल ड्यू टू लो ऑर्गेनिक कंटेंट, बट आफ्टर फर्टिलाइजिंग इट क्रॉप्स लाइक कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट्स एट्सेट्रा आर कल्टिवेटेड. वैसे तो ये जो सॉइल है लेस फर्टाइल होती है, बट फर्टिलाइजिंग के बाद यहाँ पर ये सारी जो क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर मेंशन है वो कल्टीवेट की जा सकती है. ठीक है. इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट लो होता है, इसी वजह से ये जो सॉइल है लैटेराइट सॉइल ये लेस फर्टाइल होती है, बट इसे फर्टिलाइजिंग के बाद ये क्रॉप्स जो हैं इस पर ग्रो होते हैं, कल्टीवेट किए जा सकते हैं. Desert soil. This soil is found in arid and semi-arid climate conditions. तो जहाँ पे arid या semi-arid climate conditions होती है वहाँ पे ये soil पाई जाती है. जैसे कि नाम से हम देख सकते हैं डिज़र्ट सॉइल है यानी ये रेगिस्तान की बात हो रही है. ओके. तो एरिड का मतलब क्या होता है, बंजर जैसी सूखी सी ज़मीन. तो एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट जहाँ पे कंडीशंस होती है वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है. द सॉइल इज़ सैंडी एंड लेस फर्टाइल. ये कम होती है, फर्टाइल कम होती है, एंड सैंडी मीन्स रेतीली होती है. इट हैज़ हाई कंटेंट ऑफ सॉल्युएबल सॉल्ट्स. ओके. सॉल्युएबल सॉल्ट्स का हाई कंटेंट होता है इसके पास, यानी इस सॉइल के पास, डिजर्ट सॉइल के पास सॉल्युएबल सॉल्ट्स का हाई कंटेंट होता है. विथ इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलेट एंड ज्वार आर ग्रोन इन इट.
तो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पर मिलेट और ज्वार जो है वो ग्रो किया जाता है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड साउथ पंजाब। तो साउथ पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात और राजस्थान में ऐसी लैंड जो है, ऐसी टाइप की लैंड पाई जाती है। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ लोकेटेड इन सौराष्ट्र, कच्छ एंड सम एरियाज ऑफ नॉर्थ गुजरात। तो नॉर्थ एरिया की कुछ एरियाज में, इसके अलावा कच्छ में और सौराष्ट्र में ये टाइप इस टाइप की जो लैंड है वो लोकेटेड है। ओके, माउंटेन सॉइल, दिस सॉइल इज़ मेनली फाउंड इन द हिमालयाज रीजन। हिमालयन रीजन में ऐसी जो सॉइल है वो पाई जाती है मेनली। इट्स लेयर इज़ थिन एंड इमेच्योर, इसकी जो लेयर होती है वो थिन होती है यानी पतले से होती है, इमेच्योर भी कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द नॉर्मल हाई पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के जो नॉर्मल से हाई पार्ट्स रहते हैं वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन एरिया वेयर देवदार, चीड़, पाइन एट्सेट्रा ट्रीज आर फाउंड। ओके, कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? देवदार, चीड़, पाइन एट्सेट्रा। Forest soil. This soil is covered with the fallen leaves of the trees and the upper part of the soil becomes black due to the increase in the amount of organic matter as a result of decaying of those leaves. अब ये जो सॉइल होती है फॉरेस्ट सॉइल, ये कवर्ड होती है पूरी विथ फॉलन लीव्स ऑफ द ट्रीज। पेड़ों के पत्ते जब गिरते हैं तो उन पत्तों से ये जो सॉइल है वो कवर्ड हो जाती है पूरी। ओके, उसके बाद क्या होता है? द अपर पार्ट ऑफ द सॉइल बिकम्स ब्लैक। जो अपर पार्ट होता है सॉइल का वो ब्लैक बन जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका, ऑर्गेनिक मैटर जो है, जितना भी अमाउंट है ऑर्गेनिक मैटर का वो इंक्रीज होता है। इसी वजह से ये जो सॉइल है वो ब्लैक पड़ जाती है। और ये ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट में इंक्रीज कैसे होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ डिकेइंग ऑफ दोज लीव्स। वो जो पत्ते गिरे हुए होते हैं अपर पार्ट पे, उनके डिकेइंग की वजह से जैसे जैसे वो सड़ने लगते हैं तो वो जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट बढ़ने लगता है, उसी वजह से ये जो सॉइल है वो ब्लैक पड़ जाती है। इट टर्न्स ब्राउन और रेड एट द बॉटम ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के बॉटम में ये ब्राउन और रेड सी टर्न होने लगती है, ब्राउन या रेड हो जाती है। टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, व्हीट, मेज, बार्ले, paddy, etc. are grown in this soil. Okay, this soil is found only in certain areas. Certain areas ही हैं कुछ जहाँ पर ऐसी soil पाई जाती है. Marshy and petty soil means दलदल वाली या कीचड़ वाली soil. This type of soil is formed by the accumulation of organic matter in moist areas. जो moist areas होती हैं, ओके, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर के अक्यूमुलेशन से ऐसी सॉइल जो है वो फॉर्म्ड यानी बनती है। अक्यूमुलेशन मीन्स जमा होने से। ओके, मॉइस्ट एरियाज में ऑर्गेनिक मैटर के जमा होने से ऐसी जो सॉइल है वो बनती है। द लैंड इज सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंड पैडी इज कल्टिवेटेड इन द लैंड एज द वाटर रिसीड्स। सबमर्ज्ड मतलब मानसून सीजन में क्या होता है, ये जो लैंड है सबमर्ज्ड हो जाती है, मतलब यहाँ पानी भर जाता है, पानी में जैसे डूब सी जाती है। और उसके बाद पैडी इज़ कल्टिवेटेड, पैडी कल्टिवेट किया जाता है इन द लैंड एज द वाटर रिसीड्स। और जब वो पानी घटने लगता है तब यहाँ पर पैडी जो है वो कल्टिवेट किया जाता है। इट हैज़ एन एक्सेस ऑफ अल्कलाइन एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। द सॉइल इज़ फाउंड इन अ वेरी लिमिटेड एरिया इन सम रीजन्स। Types of farming. Farming is practiced in various ways across the world. It is categorized on the basis of geographical conditions, demand of produce, irrigation system, agricultural products, economic returns, labor and level of technology. तो फार्मिंग जो है पूरी वर्ल्ड में बहुत अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। ओके, और इसको कैटेगराइज किया गया है किस किस के बेस पे? जियोग्राफिकल कंडीशंस के बेस पे। ठीक है, जैसे जियोग्राफिकल कंडीशंस इसमें कौन सी आती हैं? जैसे अगर माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पर किस टाइप का फार्मिंग कर सकते हैं, या फिर प्लेन है तो वहाँ पे किस तरह का होता है।
डिजर्ट एरिया है तो कैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो अलग अलग कंडीशंस आ जाती हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस आ जाती हैं, उसके बेस पे कैटेगराइज्ड किया जाता है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, डिमांड कितनी है उसके बेस पे किया जाता है। फिर इरिगेशन सिस्टम के बेस पे किया जाता है कि अवेलेबिलिटी है या नहीं। फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बेस पे इकोनॉमिक रिटर्न्स, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर इज़ रिलेटिवली पुअर। तो इस टाइप की फार्मिंग में जो भी फार्मर होता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पुअर सी रहती है, ओके। और इट इज़ unfavorable, unaffordable to use expensive seeds, fertilizers and pesticides in small size farms। तो यहाँ पर अनअफोर्डेबल सा हो जाता है, एक्सपेंसिव सीड्स को यूज़ करना या फिर फर्टिलाइज़र्स को, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना। ये स्मॉल साइज़ की फार्म्स होती हैं इधर, तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें होती हैं वो अफोर्डेबल नहीं होती हैं उनके लिए, ओके। एज अ फार्मर इज़ वेरी पुअर है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। द ग्रेन प्रोड्यूस्ड ऑन द फार्म इज़ जस्ट इनफ टू बी यूज बाय हिज ओन फैमिली। तो यहाँ पर जो भी ग्रेन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं फार्म में, वो इतने ही होते हैं, इनफ से होते हैं कि वो उनकी उसकी खुद की फैमिली के लिए ही यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, इतने ही होते हैं। इट इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है, यानी निर्वाह खेती, ठीक है, जो एक फैमिली सपोज अपने लिए करती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, ओके। फार्मर की अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ही ऐसी टाइप की फार्मिंग की जाती है। इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स, इसमें मेनली क्या होते हैं, सीरियल क्रॉप्स ही वो ग्रो करते हैं। हाउएवर द एरिया अंडर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। तो क्या होता है, वो एरिया जो है इस टाइप की फार्मिंग की जो भी एरियाज हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ शिफ्टिंग फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन बाय द ट्राइब्स लिविंग इन द फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज, burning them, clearing the land and mixing ashes into the soil। इस प्रोसेस को थोड़ा धीरे से देखते हैं। ऐसे टाइप की जो फार्मिंग है वो ट्राइब्स के द्वारा होती है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ओके। कैसे होती है, बाय कटिंग डाउन ट्रीज, सबसे पहले ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है। बर्निंग दैम, जो फॉरेस्ट की ट्रीज़ हैं उनको कट किया जाता है, फिर उनको जला दिया जाता है। क्लियरिंग द लैंड, लैंड को क्लियर कर दिया जाता है। एंड मिक्सिंग एशेस इनटू द सॉइल, अब जो जलाए गए हैं, पेड़ों को जलाया है तो एशेस तो मिलेंगे ना, वही एशेस सॉइल में मिक्स कर दिए जाते हैं। फार्मर्स कल्टिवेट हेयर फॉर 2 to 3 years, 2 से 3 साल तक यहाँ पर कल्टिवेशन होता है। आफ्टर द सॉइल loses its fertility, they move to another place to practice cultivation in the same way। अब जैसे ही 2-3 साल तक यहाँ पर कल्टीवेशन ख़त्म हो गया, कर लिया, अब क्या होता है, धीरे धीरे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लूज़ होने लगेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये दूसरे प्लेस पे मूव करेंगे, सेम इसी वे में कल्टीवेशन करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड झूम फार्मिंग, इसको झूम फार्मिंग भी बोला जाता है। सीरियल क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है, इसमें वेजिटेबल्स और सीरियल क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। प्रोडक्शन इन दिस फार्मिंग इज़ वेरी लो, ऐसी फार्मिंग में प्रोडक्शन बहुत ही लो रहता है। दिस फार्मिंग कैन करंटली बी सीन इन द डीप फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इन स्मॉल अमाउंट्स। तो जो डीप फॉरेस्ट हैं, घनी जंगल होते हैं, अमेज़न बेसिन के हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका के हैं, साउथ ईस्ट एशिया के हैं एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो इंडिया के हैं, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में देखी जाती है करंटली, ओके। इंटेंसिव फार्मिंग, दिस इज़ अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। इट हैज़ एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, इम्प्रूव्ड सीड्स, न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड मशीनरी इन वेरियस प्रोसेसेस। तो ये मॉडर्न फार्मिंग ही क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक्सपेंसिव जो भी है वो यूज़ करी जा सकती है, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़,
है ना यहाँ पे मेंशन कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छे से यूज़ की जाती है, इम्प्रूव्ड सीड्स हैं, फिर न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ जो भी हैं वो सब यहाँ पर यूज़ करी जाती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होते हैं, पेस्टिसाइड्स, इवन मशीनरी भी यूज़ करी जाती है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, जैसे कल्टीवेशन के लिए की जाती है। ओके, आज सोइंग जब सो करते हैं हम सीड्स को तो उनके लिए भी मशीनरीज होती हैं, तो वो सब यहाँ पर यूज़ करी जाती हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग। तो ऐसी फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग। इन दिस मेनली कैश क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। यहाँ पर सिर्फ मेनली क्या होता है, सिर्फ नहीं कह सकते, मेनली। ओके, कैश क्रॉप्स जो है वहाँ पे यहाँ पर कल्टिवेट होते हैं। क्यों कैश क्रॉप? क्यों? क्योंकि कैश क्रॉप्स को तो कमर्शियल पर्पस के लिए कल्टिवेट किया जाता है, इसीलिए ऐसी जगह पे ऑलमोस्ट ये लोग कैश क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा कल्टिवेट करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस। ओके, अब कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हैं, कमाने के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग मशीनरी यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंसिव थोड़ी हो जाती है ये, लेकिन वो उनको अफोर्डेबल होती है। ठीक है, देयर इज़ अ ह्यूज इंक्रीज इन प्रोडक्शन per hectare and the area under this type of cultivation constantly increasing। तो इस टाइप का कल्टीवेशन जो होता है, जिस एरिया में होता है, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, वो धीरे धीरे और इंक्रीज होती जाती हैं ऐसी एरियाज। ओके, और पर हेक्टर क्या होता है, इनका जो प्रोडक्शन है उसमें ह्यूज इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज इसमें पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग एज इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक रिटर्न्स। अब यहाँ पे क्लियर मेंशन है, जैसे मैंने ऊपर बताया, कमर्शियल फार्मिंग भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कैश क्रॉप्स जो होती हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही कल्टीवेट की जाती है। ठीक है, मतलब उसका अपने लिए यूज़ नहीं होता है, उसका सेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन इन सूरत, वलसाड, आनंद एट्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात। गुजरात के कौन से ज़िले में होता है? सूरत में, वलसाड में और आनंद में। Dry farming areas where rainfall is less, irrigation facilities are inadequate, and in lowland areas where water is stored during monsoon, cultivation is done after the water dries up। तो जो एरिया ड्राई फार्मिंग इसको कहते हैं, ऐसी एरियाज जहाँ पर लेस रेनफॉल होता है, रेनफॉल कम होता है, जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी इनएडेक्वेट है, मतलब अच्छी सी नहीं है, प्रॉपर नहीं है। इन लो लैंड एरियाज वेयर वाटर इज स्टोर्ड ड्यूरिंग मानसून। लो लैंड एरियाज जहाँ पर वाटर जो है वो मानसून के टाइम पे तो स्टोर ही हो जाता है। अब ऐसी जगह पे कल्टीवेशन तो होता है, बट तब जब ये वाटर जो है वो सूख जाए। ओके, जब वाटर ड्राई सब लिखा है, यानी जब वाटर सूख जाए उसके बाद यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, और ऐसी फार्मिंग को कहते हैं ड्राई फार्मिंग। बिकॉज ऑफ लेस वाटर रिक्वायरमेंट, क्रॉप्स लाइक ज्वार, मिलेट एंड पल्सेस आर कल्टिवेटेड हेयर। अब जैसा कि ये यहाँ पर वाटर की जो यहाँ पर वाटर कम अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे ही क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं जिनमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो। ठीक है, जैसे ज्वार है, मिलेट है, पल्सेस है, ये सब यहाँ पर कल्टीवेट होते हैं क्योंकि इनमें वाटर की जो नीड है वो ज़्यादा नहीं रहती। वीट and chickpea are harvested in this way in moist soil after the end of monsoon in बाल प्रदेश ऑफ गुजरात। तो वीट और चिकपी जैसे जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर हार्वेस्ट किए जाते हैं इसी तरीके से इन मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ मानसून के एंड के बाद ऐसे मॉइस्ट सॉइल में चिकपी और वीट जैसे जो क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है इन बाल प्रदेश ऑफ गुजरात के बाल प्रदेश में। वेट फार्मिंग इज डन इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज हाई एंड इरिगेशन फैसिलिटीज आर ऑल्सो मोर। तो वेट फार्मिंग जो होती है वो ऐसी एरियाज में होती है जहाँ पे रेनफॉल तो हाई है ही, साथ ही इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन इन अ ईयर व्हेन देयर इज़ नो और लेस रेनफॉल। अब जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ हाई हैं, ज़्यादा हैं, तो एक क्रॉप ही नहीं बल्कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स भी एक साल में यहाँ पर ग्रो की जा सकती है। एंड व्हेन देयर इज़ नो और लेस रेनफॉल, अगर वहाँ बारिश नहीं भी हो रही है या कम हो रही है तो भी क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा हैं। पैडी, शुगर कैन, कॉटन, wheat and vegetables are cultivated in this way।
Now, horticulture. After sowing once, plantation crops give produce in a certain season or throughout the year for years. तो सोइंग मीन्स एक बार अगर सो कर लिया ना तो प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस देंगे ही उस सर्टन सीजन में या तो थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस तो वो देंगे. जैसे रबर है, टी है, कॉफ़ी, कोको, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप, gooseberry, lemon, guava, berries, date, etc. are cultivated with great care. Okay? Horticulture means plantation farming. Horticulture is the cultivation done by taking care of the orchards. Means बगीचों की बात हो रही है यहाँ पे. ओके तो बागों की यानी बगीचों की, ऑर्चर्ड्स की टेकिंग केयर यानी देखभाल करके कल्टीवेशन होता है, उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर. इजी है ना. ऑर्चर्ड्स यानी बागों की टेक केयर यानी देखभाल करके जो कल्टीवेशन होता है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर. After sowing once, plantation crops give produce in a certain season or throughout the year for years. तो सोइंग मीन्स एक बार अगर सो कर लिया ना तो प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस देंगे ही उस सर्टन सीजन में या तो थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस तो वो देंगे. जैसे रबर है, टी है, कॉफ़ी, कोको, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप, gooseberry, lemon, guava, berries, date, etc. are cultivated with great care. Okay?